सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्मॉल कंपनी का। देखो, कंपनीज एक्ट 2013 जो इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है वो क्या है, जो कंपनी कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करती है। अब ये सर्टेन क्राइटेरिया होगा किसके रिलेटेड, ये होगा उसके पेड अप शेयर कैपिटल के, टर्नओवर के और नेटवर्थ के। अगर ये तीन पैरामीटर्स पर जो सर्टेन क्राइटेरिया सेट किया गया है कंपनी सेक्ट 2013 के द्वारा, अगर कोई कंपनी इसको मीट अप करती है तो यानी वो स्मॉल कंपनी कंसीडर की जाएगी। अब सर्टेन टाइप्स की कंपनीज है जिनको हम, कुछ ऐसे प्रकार की भी कंपनी है जिनको हम स्मॉल कंपनीज में नहीं कंसीडर करते रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज, उनको स्टडी करते हैं। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से सबसे पहले आती है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। देखो, जितनी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज है उनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है एज अ स्मॉल कंपनी क्लासिफाई करने से। नेक्स्ट, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। देखो, सेक्शन 8 के में जो कंपनी से रजिस्टर्ड है, जो फॉर्म की जाती हैं चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए, वो एलिजिबल नहीं होती कि उनको हम एज अ स्मॉल कंपनी क्लासिफाई कर सकें। नेक्स्ट, वो कहते हैं जो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट है जिसे एक कोई स्पेशल एक्ट गवर्न करता है। देखो, जो कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्न किसके थ्रू होती हैं, कि स्पेशल एक्ट के थ्रू, जैसे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, उनको भी स्मॉल कंपनीज के एज अ स्मॉल कंपनीज कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास आती है 1% कंपनी। देखो, जो 1% कंपनीज है इन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ स्मॉल कंपनीज अगर ये कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया मीट करती हैं। तो जो ओपीसी यानी जो आपकी 1% कंपनीज है, ये पोटेंशियली एज अ स्मॉल कंपनीज क्लासिफाई की जा सकती है। आप इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो देखो, जो सेक्शन 319 है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का, वो फैसिलिटेट करता है कंपनीज की अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अब हम इसी टॉपिक को डिटेल में करने जा रहे हैं। जो हमारा सेकंड मेजर हेड है हमारे सिलेबस का, वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। उसमें इश्यू, फॉरफीचर और रीइश्यू शेयर्स का लिक्विडेशन करेंगे कंपनीज की, एक्विजन, मर्जर, अमेलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन भी करेंगे। देखो, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है इसमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आते हैं जो किसके साथ रिलेटेड होते हैं, जो शेयर्स के साथ रिलेटेड, उनका इश्यू, फॉरफीचर और रीइश्यू हो गया, कंपनीज की लिक्विडेशन होगी, या एक्विजन, मर्जर, अमेलगमेशन, या कंपनीज की रिकंस्ट्रक्शन होगी। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इशू, फॉरफीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर। देखो, जब किसी कंपनी को जरूरत पड़ती है कैपिटल रेस करने की, तो वो इसको रेस कर सकती है शेयर्स इशू करके इन्वेस्टर्स को। अब जो ये इशू है शेयर्स का, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने आप इशू करोगे, किस वैल्यू पे करोगे, प्रीमियम पे करोगे या फार वैल्यू पे करोगे, ये सब चीजें वगैरह वगैरह डिटरमाइन की जाती हैं। अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो सब्सक्राइब करते हैं इन शेयर्स को, और जब शेयर होल्डर्स ने इन शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया तो कंपनी को पैसा मिल जाएगा, कंपनी फंड्स को रिसीव कर लेगी। देखो, अगर कोई भी शेयर होल्डर फेल हो जाता है, यानी वो किसी भी कारणवश जितना कंपनी शेयर्स पे कॉल्ड अप अमाउंट करती है, यानी जितना शेयर्स पे अमाउंट मंगाया जाता है, किसी भी कारणवश अगर कोई शेयर होल्डर उसको पे नहीं कर पाता, तो जो उसके शेयर्स है कंपनी उसको फोरफिट कर सकती है, उसको दबोच सकती है। अब जो ये फोरफिटेड शेयर है, इनको कंपनी के पास ये भी राइट है कि वो इनको री इशू कर सकती है नए शेयर होल्डर्स को फ्रेश इशू के थ्रू। ओके, होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा उन्होंने कहा था प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। देखो, इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स के बाद कंपनी को वो शेयर्स रिडीम करने ही पड़ेंगे। ओके, यानी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन अलाउ की गई है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने इंडिया में कंपनीज के लिए, तो वो 20 साल की है। सो जब ही 20 साल कंप्लीट, यानी वो स्पेसिफाइड पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो जो प्रेफरेंस शेयर है उनको रिडीम करना पड़ेगा या एक्सटेंड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी शेयर इशुएंस की या कंपनी की पॉलिसीज की। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसको दिमाग में रखना। अब हम कुछ शेयर्स की टाइप्स और उनकी थोड़ी सी, देखो ये मैचिंग का क्वेश्चन आया था, मैंने इसलिए ऐसे फ्रेम किया, सो उसको आप समझते हैं। देखो, फर्स्ट आते हैं बोनस शेयर्स। अब जो बोनस शेयर है ना, ये वो इशू है जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फ्री ऑफ चार्ज किया जाता है, यानी जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको ही जब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट और शेयर्स इशू कर देते हैं तो तब उसे हम बोनस शेयर्स का नाम देते हैं। सेकंड आते हैं डीमैट शेयर्स। देखो, जब हम फिजिकल जो हमारे शेयर सर्टिफिकेट्स हो गए, जब उनको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आते हैं, यानी अब शेयर्स पूरा इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क हैंडल किया जाता है, वो डीमैट शेयर्स होते हैं। इसकी सारी ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट के थ्रू होती है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट इशू। जब हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी इन्विटेशन देती है कि वो कुछ एडिशनल न्यू शेयर्स को परचेज करें आके, तब राइट इशू ग्रांट किया जाता है। यानी आप अपने ही पुराने शेयर होल्डर्स को एक राइट दे रहे हो कि जब कंपनी फर्दर न्यू शेयर्स को इशू कर रही है तो आपके पास सबसे पहली प्रायोरिटी कि आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है स्वेट इक्विटी शेयर्स की। अब ये शेयर्स इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे, जो कंपनी को टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करें। यानी चाहे आपके एम्प्लॉयज हैं चाहे आप डायरेक्टर्स हैं आपके, वो कंपनी को किसी ना किसी सॉर्ट में हेल्प करेंगे। सो उनकी हेल्प की बजाय आप उनको अपनी ही कंपनी के शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे जब देते हो, वो होता है स्वेट इक्विटी शेयर। ओके, होप सो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दो। आपका डाउट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियर करना। और एक चीज आप प्लीज याद रखना, आप अकेला पीडीएफ्स पे रिलाई मत करो, क्योंकि आप मेरे सेशंस जरूर अटेंड करो। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे आपको बतानी होती है। देखो पीडीएफ खुद तो बोल नहीं सकती, उसमें तो एक मैटर है जो प्रोवाइडेड है। सो आप ट्राई करो यूट्यूब पे सेशन जरूर अटेंड करो, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको तो कोई भी जस्ट आपको एक 40 to 45 मिनट्स की वीडियो वो वॉच करनी है, आपको कोई इसके लिए पैसा नहीं पे करना है। डू, और जितने भी आप क्लासेस हैं ना, एक ना ये सारी की सारी जो मतलब यूनिट 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया, यूनिट 2 जो चल रही है, हर क्लास इंटरकनेक्टेड है। सो डू स्टार्टिंग से आप बिल्कुल देखो ताकि आपको टॉपिक की गहराई अच्छे से समझ आ सके। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने मूव ऑन कर रहे हैं। देखो जितने भी हमारे पब्लिक इशू है शेयर्स का, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इशू प्राइस, उसके लिए ना कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है कंपनी को। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अब जो ये टॉपिक है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आप कौन सी मर्जी बुक उठा लो, जो मर्जी उठा लो, आपको किसी में भी ऐसे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनके एनटीए ने क्वेश्चंस अपने पेपर्स में, यूजीसी के नेट के पेपर में पूछे हैं। सो जो ये मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक मटेरियल है। सो डू वीडियोस अच्छे से वॉच करो, पीडीएफ्स के गो थ्रू हो, आपका डैम श्योर है फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ प्लस यूजीसी नेट क्लियर होगा ही होगा। देखो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन जब आप पब्लिक इशू कर रहे हो शेयर्स का, उसमें से जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है कंपनी को अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस की। देखो ये वो पोर्शन है कंपनी के प्रॉफिट का जिसको एलोकेट किया जाता है हर आउटस्टैंडिंग शेयर के लिए जो कॉमन स्टॉक में है। यानी ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है पर शेयर बेसिस पे। सिंपल बात है, अगर मैं सिंपलेस्ट वे में आपको बताऊं, ईपीएस क्या होता है, यानी जो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है उस प्रॉफिट का हिस्सा हर शेयर होल्डर के पास कितना जाता है, यानी अर्निंग पर शेयर क्या हो रही है, आप एक शेयर की क्या उसको पैसा बना के दे रहे हो। सो इसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पब्लिक इशू के टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सेकेंड आता है प्री इशू प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, यानी ये प्रॉफिट अर्निंग बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्री इशू का। देखो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बिफोर द इशू होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी के स्टॉक की वैल्यूएशन उसके अर्निंग पर शेयर के जो रिलेटिव है। यानी सिंपल वे में जो कंपनी के स्टॉक की वैल्यूएशन हो रही है, यानी क्या उसकी वैल्यू है मार्केट में, ईपीएस के रिगार्डिंग उसको ये चीज डिस्क्लोज करेगी। ये एक मेजर है जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट को मेजर करती है टुवर्ड्स कंपनीज फ्यूचर अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स। यानी इन्वेस्टर्स के क्या सेंटीमेंट्स है कंपनी को लेके कि कंपनी के फ्यूचर में क्या अर्निंग्स होगी, उसको ये मेजर आपको एक्सप्लेन या रिलेट करके बताएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ इन द लास्ट 3 ईयर्स। देखो जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ RONW है, ये एक फाइनेंशियल रेशियो है जो इंडिकेट करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किसके रिलेशन में, शेयर होल्डर्स की इक्विटी के रिलेशन में। यानी जो आपका एवरेज RONW है यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है जो आपके पास्ट 3 ईयर्स का, वो ये इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा कि कंपनी की जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, नॉर्मल है, एवरेज है या बिलो एवरेज है। ओके, लास्ट में हम क्या डिस्क्लोज करते हैं, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन द लास्ट बैलेंस शीट। देखो जो आपकी नेट एसेट वैल्यू पर शेयर है वो रिप्रेजेंट करेगी नेट वैल्यू जो कंपनी के एसेट्स की है, उनको डिवाइड किया जाता है बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ये रिफ्लेक्ट करेगी कि हर एक शेयर की क्या वैल्यू है कंपनी की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। सो होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव ऑन कर रहे हैं। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, देखो जब आप इशू कर रहे हो शेयर्स को अंडर फिक्स्ड प्राइस ऑफर मेथड, उसमें क्या स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। जो
जब आप अपने शेयर्स को इशू करते हो फिक्स्ड प्राइस ऑफर मेथड के अंदर, तो जो उसमें फर्स्ट स्टेप फॉलो किया जाता है वो आता है कि सिलेक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकर। देखो कंपनी सबसे पहले एक मर्चेंट बैंकर को सिलेक्ट करती है जो कंपनी को हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा पूरे शेयर इशुएंस के प्रोसेस में। सेकेंड स्टेप में प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है। कंपनी क्या करेगी, वो प्रिपेयर करेगी और इशू करेगी एक प्रोस्पेक्टस जिसमें सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी अबाउट शेयर्स जो कंपनी इशू कर रही है उसके रिगार्डिंग। ओके, थर्ड स्टेप में रिसिप्ट बाय द कंपनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर, यानी अब कंपनी एप्लीकेशन से रिसीव करेगी जो शेयर्स उन्होंने पब्लिक में इशू करने हैं उसके रिगार्डिंग जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है। यानी जितने भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स हैं जो कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करेंगे शेयर्स के जो कंपनी इशू कर, जो उन शेयर्स के लिए जिनको कंपनी इशू कर रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, शेयर्स की अलॉटमेंट की जाती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द एप्लीकेंट। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास ऑलरेडी एप्लीकेशंस आ गई हैं, पिछले स्टेप में कंपनी रिव्यू करेगी उन एप्लीकेशन को जो उनसे रिसीव किया और डिसाइड्स करेगी किस तरीके से अलॉटमेंट करनी है एप्लीकेंट्स को, क्योंकि माइट भी एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं है उसको प्रोराटा करना पड़ सकता है, रिटर्न करना पड़ सकता है, या अगर बराबर एप्लीकेशन आए तो सभी को अलॉट हो जाते हैं शेयर। इसमें जो लास्ट स्टेप आता है उसमें शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। देखो जब एक बार जब कंपनी ने शेयर्स को अलॉट कर दिया उसके बाद कंपनी क्या करेगी, वो शेयर सर्टिफिकेट्स इशू कर देगी एप्लीकेंट्स को, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि उनकी ओनरशिप, यानी इन शॉर्ट जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो शेयर्स को लेकर उनकी ओनरशिप बनती है वो कंफर्म हो जाएगी जो उनको शेयर्स अलॉटेड हुए हैं, यानी जो उनको अलॉट हुए हैं। इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जिसमें क्या क्या एक आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स करवाने जा रहा हूं जो लाइफ ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आते हैं। यानी जब आप एक पब्लिक कंपनी ओपन करते हो उसके पूरे लाइफ स्पैन में जो एक स्टेप्स आते हैं, जो मेजर स्टेप्स हैं, उनको एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। यानी उन्होंने आपके पेपर में यही पूछा था, आप इनको अरेंज करके बताओ। देखो सबसे पहला स्टेप आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का। जो ये है ना, ये होते हैं इनिशियल एक्सपेंसेस जिनको किया जाता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के प्रोसेस के लिए। यानी जब आप कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हो उससे पहले जो इनिशियल एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड स्टेप आता है आईपीओ का, यानी पब्लिक इशू करते हो जब आप शेयर्स का। जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए तो हम उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का नाम दे देते हैं आईपीओ का। थर्ड स्टेप मेन आता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर टू प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। इसमें आप क्या करेंगे, इस स्टेप में इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे जो कंपनी के प्रोमोटर्स और फाउंडर्स हैं उनके लिए। यानी एक तो अपने पब्लिक को लिए, अब आप जो कंपनी को प्रमोट यानी करें, जो कंपनी को पूरी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे और जो कंपनी के फाउंडर्स हैं उनको भी आप इक्विटी शेयर्स को इशू करोगे। लास्ट में आती है फर्म की इनकॉर्पोरेशन। अब कंपनी फॉर्मली इनकॉर्पोरेट हो गई है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जब कंपनी इस स्टेप पे पहुंच दिया तो कंपनी की कंप्लीट फॉर्म में इनकॉर्पोरेशन हो चुकी होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, वो आता है हमारा पब्लिक इशू और राइट इशू का। ऑलरेडी मैंने आपको राइट इशू बता दिया था और डिटेल में करते हैं। देखो इसमें डिटेल के बजाय मैं वो चीज़ बताऊंगा आपने जो पेपर में पूछी गई थी। देखो जब पब्लिक इशू किया जाता है ना तब पॉसिबिलिटी होती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। यानी जब आप इक्विटी शेयर्स अपने पब्लिक को इशू करोगे ना, माइट भी आपने जितने, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 शेयर्स इशू किया तो माइट भी आपको एप्लीकेशन 1 लाख आई होंगी। ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन का होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन तब होती है जब आपकी डिमांड जो शेयर्स की मार्केट में है वो एक्सीड कर जाएगी कि आपकी सप्लाई शेयर से। यानी आपने शेयर्स आपके पास अवेलेबल कितने इशू करने के लिए, जस्ट 10,000, बट 1 लाख पब्लिक ने अप्लाई कर दिया उनको खरीदने के लिए, सो इट विल बी अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो जब राइट इशू किया जाता है ना उसमें शेयर्स की अंडर सब्सक्रिप्शन होती है, यानी अंडर भी हो सकती है ओवर भी हो सकती है। जिससे क्या होगा, देखो चाहे अंडर हो चाहे ओवर हो उससे प्रोराटा अलॉटमेंट, अंडर में प्रोराटा नहीं होती है। अंडर अलॉटमेंट में हमें ना 90% सब्सक्रिप्शन देखनी होती है। अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगी तो हम प्रोसीड करेंगे, नहीं तो उसको उस पूरी ऑफरिंग को कैंसिल कर दिया जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं। प्रोराटा सिंपल क्या होता है कि अगर मान लो किसी एक बंदे ने 10 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी, आप उनको जस्ट 1 दे दो। यानी इन शॉर्ट आपने, अगर मैं पुरानी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करो तो अगर आप 10,000 शेयर इशू कर रहे हो पब्लिक के लिए और 1 लाख आपने को एप्लीकेशन आई है तो आप उनको इस तरीके से एडजस्ट करो कि 1 लाख एप्लीकेशन को 10,000 में एडजस्ट करो। ये प्रोराटा अलॉटमेंट होती है। या ऐसे कि किसी बंदे ने अगर 10 या 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, आप उसे या तो अगर 10 के लिए किया तो 1 दे दो, अगर 100 के लिए किया तो 10 दे दो। सो ये होती है प्रोराटा अलॉटमेंट।
अब आगे वो क्या कह रहे हैं, देखो जब न्यू इशू डेट या शेयर्स का विल इनवेरिएबली इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट इन द फॉर्म, यानी जब आप पहली बार कोई पब्लिक इशू करते हो, चाहे वो डिबेंचर्स आप इशू करो चाहे शेयर्स करो, कुछ किस्म की आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है कंपनी को, जिसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट का नाम देते हैं। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, लीगल फीस होगी जो कंपनी को बियर करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कंपनी को बियर करने पड़ेंगे, कोई ब्रोकरेज अगर अंडरराइटर्स को पे की जाती है, अंडरराइटिंग कमीशन दी जाती है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। ओके, अब हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं अर्निंग्स वैल्यूएशन रेशियोज। अब ये कुछ रेशियोज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछे, उनको स्टडी करते हैं। इनमें से सबसे पहले आता है हमारा प्राइस अर्निंग्स पीई रेशियो। देखो जो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो है, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जब आप स्टॉक प्राइस है जो आपको उसको डिवाइड कर देते हो अर्निंग पर शेयर के साथ, यानी जो आपके शेयर का या स्टॉक का प्राइस है जब आप उसको ईपीएस के साथ डिवाइड कर देते हो तो वो प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाता है। अब ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस जो इन्वेस्टर्स विलिंग है पे करने के लिए हर एक यूनिट के लिए जो अर्निंग जनरेट करके देगी, यानी बाय कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्निंग्स यील्ड रेशियो। अब जो अर्निंग यील्ड रेशियो, इसकी कैलकुलेशन होती है जब आप डिवाइड करते हो अर्निंग पर शेयर को बाय स्टॉक प्राइस, उसका ऑपोजिट। अर्निंग यील्ड में आप ईपीएस को ऊपर रखोगे, ईपीएस को आप जब स्टॉक प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पास अर्निंग यील्ड रेशियो आ जाएगा। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो का इनवर्स है और ये रिप्रेजेंट करता है जो अर्निंग जनरेट हुई है एज अ परसेंटेज ऑफ स्टॉक प्राइस, यानी आपका जितना स्टॉक का प्राइस है उसके कितनी परसेंटेज में अर्निंग जनरेट हो रही है, वो हमें अर्निंग यील्ड रेशियो कैलकुलेट करके बताएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइस बुक रेशियो, पीबी रेशियो। अब जो प्राइस बुक रेशियो, इसकी कैलकुलेशन होती है जब हम स्टॉक प्राइस को डिवाइड कर देते हैं बाय अकाउंटिंग नेटवर्थ। अब जब आप शेयर के स्टॉक प्राइस को अकाउंटिंग नेटवर्थ के साथ डिवाइड कर दो तो आपके पास प्राइस बुक रेशियो आ जाता है। अब इसमें जो आपका अकाउंटिंग नेटवर्थ है वो क्या है, वो बुक वैल्यू है कंपनी के एसेट्स की माइनस लायबिलिटी, यानी जब आप कंपनी के एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हो जो आपके पास वैल्यू आती है वो आपका अकाउंटिंग नेटवर्थ आ जाता है। अब जो प्राइस बुक रेशियो ये इंडिकेट करता है मार्केट वैल्यूएशन कंपनी के नेट एसेट्स की, यानी जब कंपनी के नेट एसेट्स है उसके मार्केट में क्या वैल्यू है उसको ये रेशियो इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट रेशियो पे मूव ऑन करते हैं, वो आता है हमारा रिलेटिव प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी रिलेटिव पीई रेशियो। अब ये कैलकुलेट किया जाता है जब आप फर्म के प्राइस अर्निंग रेशियो को डिवाइड कर देते हो इंडेक्स प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ। इसको यूज किया जाता है कंपनी कंपेयर करने के लिए कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो विद एवरेज प्राइस रेशियो एनी ऑफ रेलेवेंट मार्केट इंडेक्स, यानी आप अपनी कंपनी के प्राइस अर्निंग रेशियो को कंपेयर करते हो जो आपके रेलेवेंट मार्केट इंडेक्स का एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो है, जो एक आपको मेजर प्रोवाइड करेगा कंपनीज की वैल्यूएशन की रिलेटिव टू इंडस्ट्री और मार्केट, यानी जिस मार्केट और इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती हैं उसकी क्या एज कंपैरेटिव टू इंडस्ट्री क्या कंपनी की वैल्यूएशन है, उसे हमें रिलेटिव प्राइस अर्निंग रेशियो क्लियर करेगा। ओके, क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ती हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंडियन कंपनीज एक्ट का सेक्शन 68। क्या है ये सेक्शन 68? देखो सेक्शन 68 जो इंडियन कंपनीज एक्ट का है, इसके अकॉर्डिंग कंपनी परचेज कर सकती है अपने शेयर्स को आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, यानी देखो प्रेफरेंस शेयर्स की तो रिडम्पशन की जा सकती है, सेम तरीके से डिबेंचर्स को भी रिडीम किया जा सकता है, बट अगर आपने इक्विटी शेयर जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं अगर उनको अपने खत्म करना है तो आपको उनको बायबैक करना पड़ेगा। यानी सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंपनी से यही बताता है कि आप किन सोर्सेज के अपने ही शेयर्स को परचेज कर सकते हो। सबसे पहला आता है फ्री रिजर्व्स। देखो जो कंपनी है ना वो अपने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स को यूज करके, जिनको किसी स्पेसिफिकली ईयर मार्क नहीं किया गया किसी पर्पस के लिए, उनको यूज करके अपने शेयर्स को परचेज कर सकती है। सेकंड में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कंपनीज यूटिलाइज कर सकते हैं जो उन्होंने अमाउंट रिसीव किया एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जब उन्होंने शेयर्स इश्यू किए थे उस अमाउंट को यूज करके शेयर्स को परचेज किया जा सकता है। थर्ड, कंपनी यूज कर सकती है अपने फंड्स यूटिलाइज करती सकती है जो उसके जनरल रिजर्व में पड़े हैं, जो जनरल रिजर्व या जब इसकी क्रिएशन की होगी ना, ये की होगी आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। अगर आउट ऑफ द कैपिटल जनरल रिजर्व आप बना रहे हो वो तो आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद है। अगर आपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स अपना जनरल रिजर्व क्रिएट किया है तो उसका जो पैसा है उसको आप यूज करके अपने शेयर्स को परचेज कर सकते हो। लास्ट जो हमारे पास सोर्स आता है वो आता है प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर शेयर। कंपनी यूज कर सकती है जो उसने पैसा रिसीव किया, अगर उसने और कोई टाइप का शेयर इशू किया या और कोई टाइप की सिक्योरिटी इशू की है अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए, यानी जो उसने डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी या शेयर इशू किया उसको यूज करके कंपनी अपने ही शेयर्स को, उस पैसे को यूज करके कंपनी अपने शेयर्स को परचेज कर सकती है। ओके,
अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेजर टॉपिक है उस पर मूव ऑन कर रहे हैं, लिक्विडेशन करने जा रहे हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। देखो जो लिक्विडेशन तब होती है जब कंपनी अपने ऑपरेशंस को सीज कर देती है, उनको बंद कर देती है और अपनी एसेट्स को सेल कर देती है, और जो उन एसेट्स को सेल करके पैसा मिलेगा उसको यूज किया जाता है, कंपनी अपनी लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए करती है। यानी जो आपका लिक्विडेशन प्रोसेस था उसमें कुछ सीरीज ऑफ चीजें होती हैं, जिसमें से सबसे पहले एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, फिर कंपनी के जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन की जाती है और उनको रियलाइज किया जाता है। उसके बाद उस पैसे से जो कंपनी के डेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको सेटल किया जाता है, और एंड में जो पैसा बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स को अकॉर्डिंग जितनी उनकी राइट्स और प्रायोरिटीज बनती है। अब जो लिक्विडेटर है वो प्रिपेयर करेगा एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूरी और एक फाइनल अकाउंट जो डॉक्यूमेंट करेगा पूरे लिक्विडेशन के प्रोसेस को। यानी लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है वो पूरी स्टेटमेंट में मेंशन करेगा, क्या क्या चीजें किस किस रेट पे बिकी, क्या जो उससे पैसा मिला उसको किस तरीके से यूज किया गया, सब कुछ वगैरह वगैरह। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो लिक्विडेटर है आफ्टर रियलाइजिंग द एसेट्स ऑफ कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। यानी जो लिक्विडेशन के प्रोसेस में जो सेकंड स्टेप था उसमें आपने एसेट्स को वैल्यू किया था और रियलाइज कर लिया था, उससे जो आपको पैसा है उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, जो उसमें स्टेप्स फॉलो करता है लिक्विडेटर, उनको आप करने चाह रहे हैं। सबसे पहले लीगल चार्जेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। देखो जो लीगल चार्जेस है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है पे ऑफ करने के लिए। यानी जब लिक्विडेशन हो गई यानी कंपनी का वाइंडिंग का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, जब एसेट्स को रियलाइज करके पैसा आएगा तो सबसे पहले जो लीगल चार्जेस बनते हैं उनकी पेमेंट दी जाएगी। अब जो ये चार्जेस हैं टिपिकली इनमें लीगल फीस आ जाती हैं या एक्सपेंसेस जितने भी लिक्विडेशन प्रोसेस के साथ रिलेटेड है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। सेकंड क्या करेगा, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। जब आपने लीगल चार्जेस जो आपने फॉर प्रीवियस स्टेप में अगर उनको आपने सेटल कर दिया तो जो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन बनती है या जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वाइंडिंग अप प्रोसेस को लेकर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या प्रोफेशनल फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको पे किया जाता है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप आता है कि आप अपने वर्कमैन के ड्यूज या क्लेम्स जितने आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं इनको सेटल करोगे। यानी नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है, ड्यूज को जो आपके एम्प्लॉयज की तरफ कंपनी के बनते हैं उनको सेटिस्फाई करने में, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के क्लेम्स हैं उनको भी सेटल करने में। यानी वर्कमैन के ड्यूज में क्या क्या आ सकता है, अनपेड वेजेस हो सकती हैं, सैलरीज हो सकती है, या किसी भी टाइप का एम्प्लॉय रिलेटेड क्लेम हो सकता है। जो आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं ना बेसिकली ना ये आपके कुछ कंपनी के जो आपके स्पेसिफिक एसेट या प्रॉपर्टी है उनको हेल्ड करते हैं एज अ कोलेटरल जो उन्होंने कंपनी को लोन प्रोवाइड किया। सो इनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है पेमेंट इनकी क्लियर करने में। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। अब जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है ना ये वो है जिनको इंटाइटल किया गया प्रायोरिटी, जिनको एक प्रायोरिटी इंटाइटल की गई है पेमेंट में अंडर द लॉ। जैसे कुछ सच है सर्टेन टैक्सेस हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ड्यूज हो गए, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए, यानी इनको लॉ अलाउ करती है, लॉ ने एक प्रायोरिटी इंटाइटल की है कि इनकी पेमेंट मिलेगी। अब इनमें लाइक सर कोई टैक्स अगर आपने पे करना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, उसके ड्यूज हो गए, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाएगा। यानी जो क्रेडिटर सिक्योर्ड है फ्लोटिंग चार्ज पे, जिन्होंने सिक्योरिटीज इंटरेस्ट हेल्ड किया है कंपनी के एसेट्स पे, बट द चार्ज डस नॉट पर्टेन टू स्पेसिफिक एसेट। यानी ये जो इनका चार्ज है ना, इनका चार्ज स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है इनके पास भी चार्ज, इसीलिए इनको प्रेफरेंशियल का नाम मिला। बट ये सिक्योर्ड फ्लोटिंग चार्जेस है, नहीं प्रेफरेंशियल सॉरी अलग है, ये अलग है। सो ये बेसिकली इनके पास फ्लोटिंग चार्ज है, किसी भी एसेट पे हो सकता है। सो इनका जो रैंक है ना, ये जो आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के क्लेम्स है उनसे थोड़ा नीचे आता है, और जो आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिट है उनसे ऊपर आता है। यानी इन शॉर्ट सिंपल वे में सबसे पहले आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे, फिर आप अपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे, फिर उन क्रेडिटर्स की करोगे जिनके पास फ्लोटिंग चार्ज है, यानी कोई स्पेसिफिक एसेट पे चार्ज नहीं है, और उसके बाद पेमेंट की जाती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। अब अगर आपके पास कोई पैसा बचता है, जो आपके पास रिमेनिंग प्रोसीड्स है, उनको यूज किया जाएगा। जब आपने पिछले सभी को सेटिस्फाई कर दिया तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बीच में। अब जो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है इनके पास कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट या प्रायोरिटी नहीं होती पेमेंट को लेकर। ओके, तो ये तो था सीक्वेंस। अगर एक बार मैं आपको रीकैप दे दूं, जो लिक्विडेशन के टाइम पे है, जब आप एसेट्स को वैल्यू और रियलाइज कर रहे हो, जो आपको पैसा मिलता है सबसे पहले उसको लीगल चार्जेस को पे करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन या जितने भी वाइंडिंग अप की कॉस्ट पड़ी है उसको सेटल करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जितने आपके वर्कमैन है उसके अगर ड्यूज हैं या आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर का कोई क्लेम कंपनी पे बन रहा है उसको सेटल करने के लिए यूज किया जाता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे आते हो, या जिन क्रेडिटर्स के पास फ्लोटिंग चार्ज है उनको सेटल डाउन किया जाता है।
लास्ट में अगर पैसा बचा तो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट देते हो, अगर नहीं बचा तो उनकी पेमेंट फिर रह जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारे मूव ऑन करें जो है एक्विजन का। देखो जो एक्विजन है इसका बेसिकली क्या होता है, जो एक कंपनी परचेज कर लेती है एसेट्स लायबिलिटी और कंट्रोल दूसरी कंपनी का, यानी जो एक्वायरिंग कंपनियां वो परचेज करेगी शेयर्स जो कंपनी टारगेट कंपनी है उसके या उसके एसेट्स डायरेक्टली परचेज कर लेगी। मान लो ए कंपनी बी कंपनी के या तो शेयर्स एक्वायर कर लेगी या उसके एसेट्स डायरेक्टली परचेज कर लेगी जो उसकी टारगेट कंपनी है, ये एक्विजन हो जाएगी। यानी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्विजन के टाइम पे फॉलो किया जाता है और डिपेंड करता है कि जो परचेज या उसमें डिपेंड्स ऑन परचेज या पूलिंग इंटरेस्ट, यानी परचेज होगा या पूलिंग हो गए इंटरेस्ट की। यानी जो परचेज अकाउंटिंग है उसमें क्या किया जाता है, उसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है जो एसेट्स लायबिलिटीज एक्वायर की हैं फेयर वैल्यू पे, यानी वाइल जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट है वो अलाउ करता है कंबाइन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ कंपनीज को विदाउट एडजस्टिंग वैल्यू। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, एक तो होता है परचेज का, दूसरा होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट का। जब आप परचेज अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसमें आप जो आपने एसेट्स दूसरी कंपनी के एसेट्स या लायबिलिटी उनको जब एक्वायर किया वो जो फेयर वैल्यू पर किया उसकी अकाउंटिंग की जाती है। जब आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हो तो तब आप क्या करोगे, दोनों कंपनीज के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दोगे उनकी वैल्यूज को बिना एडजस्ट किए हुए। ओके, तो ये तो दोनों मेथड थे। अब एक लाइन को समझो, उन्होंने क्या कहा, वो कह रहे हैं द टोटल रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी इज इक्वल टू पीरियोडिक कैश रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल गेन स्लैश परचेज प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या, यानी जो आपको सिक्योरिटी के जो आपको किसी भी अगर आपकी कोई सिक्योरिटी है उस पर जो आपको टोटल रिटर्न मिल रही है वो इक्वल किसके साथ होगी, वो इक्वल होगी सम ऑफ पीरियोडिक कैश रिसिप्ट जो हो रही है या जो कैपिटल गेन्स हो रहे हैं या परचेज प्राइस है सिक्योरिटी का। यानी जो आपकी टोटल रिटर्न है सिक्योरिटी भी उसकी कैलकुलेशन की जाती है डिवाइड करके, मतलब प्लस, यानी इन शॉर्ट आप ध्यान से समझो, ऊपर आप पीरियोडिक कैश रिसिप्ट प्लस कैपिटल गेन्स रखोगे उसको सारे को डिवाइड कर दोगे परचेज प्राइस ऑफ सिक्योरिटी के साथ, यानी जो टोटल रिटर्न है सिक्योरिटी की उसको कैलकुलेट किया जाएगा बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ पीरियोडिक कैश रिसिप्ट। अब पीरियोडिक कैश रिसिप्ट में आपके पास क्या क्या आ सकता है, डिविडेंड्स हो गए या इंटरेस्ट, यानी इसका मतलब है जो आपको मतलब मंथली पे या कुछ टाइम पीरियड में पीरियोडिकली आपको कैश पैसा आपकी सिक्योरिटी पे एज अ रिटर्न मिल रहा है, उस पर आप ऐड कर दोगे जो कैपिटल गेन आपको सिक्योरिटी पे हो रहा है। कैपिटल गेन सिंपली इंक्रीज होता है वैल्यू सिक्योरिटी, जो उस सिक्योरिटी की वैल्यू बनती है उसमें जो इंक्रीज होगा, इन दोनों को आप प्लस कर दो। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे परचेज प्राइस जो आपने पे किया था सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए, यानी इससे आपको आपकी टोटल रिटर्न पता चल जाएगी जो सिक्योरिटी पे आप रिसीव कर रहे हो। ओके, यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम कुछ करने जा रहे हैं, मेथड्स एंड परचेज कंसीडरेशन। जब हम कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, जब एक्विजन मर्जर वगैरह होता है या अमेलगमेशन होती है, कुछ मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, उनको स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहला आता है लंप सम पेमेंट मेथड। अब इसमें जो आप अमाउंट पे कर रही है, यानी जो अमाउंट पेड किया जा रहा है ट्रांसफरी कंपनी के टू ट्रांसफर कंपनी फॉर, यानी पहले ये लाइन समझो, द अमाउंट टू बी पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफरर कंपनी फॉर अमेलगमेशन ऑफ इट्स बिजनेस, यानी ये वो अमाउंट है जो ट्रांसफरी कंपनी पे कर रही है ट्रांसफरर कंपनी को जब वो अपने बिजनेस को अमेलगमेट करेगी। ओके, नेक्स्ट मेथड आता है नेट एसेट्स मेथड। अब ये इसमें परचेज, देखो ये हम जो मेथड करें ना ये परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट करने के हैं। सेकंड मेथड में परचेज कंसीडरेशन अराइव की जाती है जब हम अपनी जितनी भी एसेट्स हमने टेक ओवर किए हैं उनकी एग्रीड वैल्यू को ऐड कर देते हैं एंड डिडक्टिंग देयर फ्रॉम द जनरल एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यानी जो हम एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं यानी जो उनकी एग्रीड वैल्यू, जब उनको हम सबको प्लस उन सबको प्लस कर देंगे उसमें से जितनी हमने लायबिलिटीज लिया जो उनकी एग्रीड वैल्यू उसका टोटल को माइनस कर देंगे, जो हमारे पास वैल्यू अराइव होगी वो नेट एसेट मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसीडरेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट पेमेंट मेथड। देखो नेट पेमेंट मेथड में कैलकुलेट कर कैसे कैलकुलेशन की जाती है, कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द टोटल अमाउंट यानी मनी वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्रेफरेंसेस एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम परचेजिंग कंपनी फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी। यानी सिंपल वे में, यानी इसमें आप क्या करोगे, जितना आपका टोटल अमाउंट है मनी वैल्यू में यानी मनी के टर्म्स में जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स का
प्रेफरेंस शेयर्स का, यानी और जो आप कैश रिसीव कर रहे हो परचेजिंग कंपनी को, जब आप उसको टोटल कर देते हो, जो टोटल अमाउंट निकलेगा वो परचेज कंसिडरेशन होगा, अब होगा फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो आता है स्वैप रेशियो मेथड। अब इन दिस मेथड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो इन विच द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी आर टू बी एक्सचेंज फॉर द शेयर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, यानी स्वैप रेशियो का मेथड का नाम ही बताता है कि आप एक रेशियो के बेसिस पे परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करते हैं, यानी जो शेयर इन विच द शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, यानी किस रेशियो में जो आपके ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स हैं उनको आप एक्सचेंज करोगे फॉर द शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, उस रेशियो में हेल्प करेगा आपको परचेज कंसीडरेशन को फाइंड आउट करने में। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, कैलकुलेटिंग और एसेटनिंग द अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन, उसके लिए उन्होंने आपको ये ना एक क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने कहा था उन्होंने आपको मेथड डिफरेंट मेथड दे दिए और उन्होंने कहा था आप बताओ कौन से मेथड से चूज करोगे। सो पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड और शेयर एक्सचेंज मेथड, तीन मेथड थे जो जिनको यूज किया जाता है परचेज कंसीडरेशन को फाइंड आउट करने में। अब हमारे पास आता है वेंडर सस्पेंस अकाउंट। देखो जब परचेजिंग कंपनी एग्री कर जाती है कि वो एक्ट करेगी एज अ एजेंट ऑफ द वेंडर, अब क्यों एक्ट करेगी, फॉर कलेक्शन ऑफ बुक डेट्स, यानी कंपनी उनके जो बुक डेट्स हैं वेंडर कंपनी के, उसके लिए एज अ एजेंट एक्ट करेगी उनके बुक डेट्स को कलेक्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि जो परचेजिंग कंपनी है वो कलेक्ट करेगी जितने भी आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं वेंडर के बिहाफ पे, यानी इस सिनेरियो में जो परचेजिंग कंपनी है वो ओनरशिप नहीं लेगी डेटर्स की, जस्ट वो तो एज अ एक इंटरमीडिएरी एक्ट करेगी। यानी जब ये ट्रांजैक्शन होगी तो इसको अकाउंट करने के लिए परचेजिंग कंपनी की बुक्स में ना वेंडर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अब जो आप जितना डेटर्स आपने कलेक्ट किए हैं जो उसका अमाउंट है, यानी जो परचेजिंग कंपनी कलेक्ट करेगी उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा वेंडर्स के सस्पेंस अकाउंट में। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो डेटर्स है ना वो परचेजिंग कंपनी के अपने डेटर्स नहीं है, वो तो वेंडर को बिलोंग कर रही हैं। ओके, सो सस्पेंस अकाउंट को यूज किया जाता है ये एज अ टेम्परेरी मेजर, जब तक वो जो डेटर्स का अमाउंट कलेक्टेड है वो रिमिट नहीं होता वेंडर को। जब ये डेटर्स जो कलेक्ट किए गए, जब ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा वेंडर सस्पेंस अकाउंट में, यानी जब ये कलेक्ट हो जाएगा तब इस अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा वेंडर सस्पेंड अकाउंट में। यानी इन शॉर्ट मैं कहना क्या जा रहा हूं, यानी जब ये डेटर्स का अमाउंट जो कलेक्ट होगा, जो आपने क्रेडिट किया हुआ वेंडर सस्पेंस अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा और जो कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट है वो वेंडर के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी आप वेंडर के सस्पेंस अकाउंट को यूज करके, यानी जो परचेजिंग कंपनी है वो एक्यूरेटली ट्रैक और रिकॉर्ड कर सकती है जितने उसने बुक डेट्स को कलेक्ट किया है वेंडर के बिहाफ पे, जिससे ये इंश्योर होगा, यानी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी या रिकंसाइलेशन जो ट्रांजैक्शन किया वो इंश्योर हो जाएगी। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइम आते हैं मर्जर क्या होता है। देखो मर्जर तब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी को फॉर्म करती हैं। अब जो मर्जिंग कंपनीज हैं वो ट्रांसफर कर देती हैं एसेट्स, लायबिलिटी और ऑपरेशन को अपनी न्यू एंटिटी में, यानी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मर्जर के टाइम पे होगा वो सिमिलर होगा कहीं ना कहीं इक्विजन अकाउंटिंग के साथ, जहां पे जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज है मर्जिंग कंपनी से उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा फेयर वैल्यू पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है अमेलगमेशन। देखो अमेलगमेशन भी एक टाइप का कॉम्बिनेशन है, यानी जहां दो या दो से ज्यादा कंपनी मर्ज होंगी एक न्यू कंपनी एंटिटी को फॉर्म करने के लिए। अमेलगमेशन में जो दो कंबाइन हो रही हैं जो एंटिटीज वो ट्रांसफर कर देंगे अपने एसेट्स, लायबिलिटी और ऑपरेशन को न्यू एंटिटी में, और जो शेयर होल्डर्स हैं जो मर्जिंग कंपनी के उनको शेयर मिल जाएगा और अदर कंसीडरेशन इन द न्यू एंटिटी। सिंपल वे में समझाता हूं, मान लो ए और बी कंपनी दोनों एक अमेलगमेट होने जा रही है, वो क्या करेंगे, वो एक दोनों कंबाइन हो जाएंगे। अब ए के भी अपने शेयर होल्डर्स होंगे, बी के भी अपने शेयर होल्डर्स है, एक तो वो अपनी एसेट्स लायबिलिटीज को कंबाइन करके जो न्यू एंटिटी बना रही है उसमें चले जाएंगे, और दोनों जो शेयर होल्डर्स ए और बी कंपनी का उनको शेयर्स अपने रिस्पेक्टिवली जितने उनके पास पुरानी कंपनी में थे सेम न्यू एंटिटी में मिल जाएंगे। ये होती है अमेलगमेशन। अब जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अमेलगमेशन में फॉलो किया जाता है वो भी सिमिलर है एज प्रिंसिपल जो हम मर्जर और एक्विजिशन में फॉलो करते हैं। इसमें ना कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो समझो। सबसे पहले क्राउन ज्वेल्स क्या होता है। देखो जो क्राउन ज्वेल्स है ना, ये सबसे जो वैल्यूएबल सेगमेंट्स है कंपनी की वो है जो एक्वायर कंपनी, यानी जो एक्वायरर चाहता है, द पार्ट्स मोस्ट वांटेड बाय एक्वायरर, यानी जो एक्वायर है ना जो उसको जौन सी कंपनी की सेगमेंट सबसे मोस्ट वैल्यूएबल है, यानी जो उसको चाहिए उसे हम क्राउन ज्वेल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है फॉलन एंजल्स। अब जो ये फॉलन एंजल्स है ना, ये एक तरीके का बॉन्ड है जो इशू किया जाता है एट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जिसकी रेटिंग सब्सिक्वेंटली ड्रॉप होगी टू बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इसे फॉलन एंजल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाइट स्क्वायर।
अब ये थर्ड पार्टी फ्रेंडली मैनेजमेंट होती है जो कंपनी को हेल्प करती है कि वो अनवांटेड टेक ओवर को अवॉइड कर पाए विदाउट टेकिंग ओवर द कंपनी ऑन इट्स ओन। यानी एक कंपनी अपने जब अनवांटेड टेक ओवर बचाना चाहती है तो वो किसी थर्ड पार्टी से एक फ्रेंडली मैनेजमेंट लेती है, यानी फ्रेंडली हेल्प लेती है, जिससे उसका अनवांटेड टेक ओवर बच जाता है। इसे व्हाइट स्क्वायर कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक ना अकाउंट आता है अमेलगमेशन में, वो होता है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो इसे यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए स्टैट्यूटरी रिजर्व को बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी में। इसको डिटेल में करते हैं। देखो अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो बिजनेस अमेलगमेशन और मर्जर है ना, उसमें अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट क्रिएट किया जाता है जो फैसिलिटेट करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंसोलिडेशन को जो एंटिटीज मर्ज हो रही हैं उनकी। यानी इसे यूज किया जाता है एडजस्ट और रिकंसाइल करने के लिए जो आपकी एसेट लायबिलिटी या जो इक्विटी या कंपनीज की जो उनकी बुक वैल्यूज हैं जो अमेलगेशन में टाइम के इन्वॉल्व हो रही हैं। ओके, यानी अमेलगमेशन और मर्जर के टाइम पे जो बुक वैल्यूज हैं आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के जो यानी जो ट्रांसफरर कंपनी का यानी जो कंपनी यानी ट्रांसफर कंपनी मतलब जो कंपनी जिसको बीइंग मर्ज और एक्वायर किया जा रहा है, यानी जो हम जिसको मर्ज करें या एक्वायर करें उसको यूजली एडजस्ट किया जाता है एट देयर फेयर वैल्यूज। अब जो कोई डिफरेंस अराइज होगा बिटवीन फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू उसको रिकॉर्ड किया जाएगा अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में, इसीलिए इसको क्रिएट किया जाता है। अब जो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है ये बेसिकली टेम्परेरी होता है नेचर में और इसको इवेंचुअली ट्रांसफर कर दिया जाता है एप्रोप्रिएट अकाउंट्स में इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, या इसे एलिमिनेट कर दिया जाता है कंसोलिडेशन के प्रोसेस के टाइम पे। ओके, यहां तक आपको समझ आ गया। आज के सेशन का अब हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन का। देखो रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें रीऑर्गेनाइजिंग की जाती है शेयर कैपिटल की या कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की। यानी आप शेयर कैपिटल की ऑल्ट्रेशंस करते हो, डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करते हो, ओनरशिप चेंज कर देते हो या कंपनी के ऑपरेशंस को चेंज करते हो वगैरह वगैरह। यानी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकंस्ट्रक्शन का है वो डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस क्या है रिकंस्ट्रक्शन के या रिकंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इनफ है आपके लिए, इतना ही आपको करने की जरूरत है, इससे ज्यादा वो डीप नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे आज का हमारा सेशन करते हैं हम कंप्लीट। ऑल